Good morning, dear students. We are here going to start with integrated rate equation for zero order. In the chapter Chemical Kinetics, you have studied so far that reactions are of various orders like zero order, first order, second order, third order, and fractional order of reaction also. And even in the last video, I have given you an example of reaction which is of fourth order. The rate law expression that has been given to you for those reaction is the differential form. Differential form does not correlate with order of reaction very easily. So we have to integrate that differential form of equation. So it's an introduction कि why we are going to integrate rate law expression. So the first of all, we are going to talk about integrated rate equation for zero order. In our syllabus, we have to study integrated rate equation for zero order and integrated rate equation for first order. For second and third order at the maximum for advanced level MCQs, only expression can be given to you. So now let's start with integrated rate equation for zero order. आपके पास एक जनरल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जीरो ऑर्डर की कैसे लिखते हैं? रेट इज इक्वल टू नेगेटिव साइन यानी कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, और यहाँ पे जो रिएक्टेंट है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन की पावर जो है ज़ीरो रेज की है, क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो कौन सा रिएक्शन है? ज़ीरो ऑर्डर है. तो हमारे पास हो गया माइनस डी ए जो है मोलर कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर ब्रैकेट में है, अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, क्योंकि ए की पावर जो है वो ज़ीरो रेज की है, यानी कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए हमने इसको ज़ीरो कर दिया. ठीक है, तो हमारे पास आ गया माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के. डी टी को आप क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ कर सकते हो और नेगेटिव साइन भी इधर लिख सकते हो. तो आपके पास अगर आप डी टी को के से मल्टीप्लाई करोगे तो के इंटू डी टी आ जाएगा. नेगेटिव साइन अगर आप इस तरफ ले जाते हो तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो है बन जाएगा डी मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी. अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया. सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे. तो इंटीग्रेशन करने के बाद डिफरेंशियल फॉर्म को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई. ये इक्वेशन 1 है. इसमें जो आई है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है. नाउ आप अज्यूम कर लीजिए, सपोज कर लीजिए कि अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, टाइम जो है ज़ीरो है, तो जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ए की है वो ए नॉट के इक्वल होगी, यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. ये जो ए है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये रिप्रेजेंट करता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, पर ये इक्वल टू ए नॉट इसलिए है क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है. ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है. तो इसका मतलब कि अगर हम t को ज़ीरो पुट कर दें, t की वैल्यू ज़ीरो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो माइनस के इंटू ज़ीरो ये ज़ीरो हो जाएगा, और i जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? ए नॉट के, क्योंकि a किसके इक्वल है? ए नॉट के.
किस टाइम पे? जब टाइम 0 है। दोबारा से समझिए, हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई है। जब टाइम टी 0 होता है तो जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी थी वो भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल हो जाएगी। तो टाइम टी 0 यहाँ पे पुट कर रहे हो, चूँकि टाइम टी 0 यहाँ पे पुट कर रहे हो तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए नॉट। ये तो 0 हो गया तो आई किसके इक्वल हो गया? ए नॉट के इक्वल हो गया। तो आई ए नॉट के इक्वल हो गया, या ए नॉट इज इक्वल टू आई। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकल आई। अब इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 में आपने आई की जगह क्या पुट करना है? ए नॉट। हमारे पास क्या आ जाएगा? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई किसके इक्वल है? ए नॉट के। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो कि के टी माइनस के टी की जगह के टी लिख देते हैं, टर्म्स को लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट ले जाते हैं और ए की मोलर कॉन्सेंट्रेशन को ए में से, ए नॉट में से माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए। तो रेट कांस्टेंट 0 ऑर्डर का ये निकल गया। ये एक्सप्रेशन 3 के साथ रिप्रेजेंट किया गया। रेट कांस्टेंट 0 ऑर्डर का हो गया 1 अपॉन टी, क्योंकि ये जो टी था इधर चला गया तो 1 अपॉन टी, यानी इस टर्म के नीचे आ गया। 1 अपॉन टी भी लिख सकते हैं, ए नॉट माइनस ए। सो इक्वेशन 3 इज एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। आई एम श्योर कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मैंने इसको 6-7 मिनट लगा के आपको समझाया है। तो ये रेट एक्सप्रेशन है 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब 0 ऑर्डर रिएक्शन के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होते हैं? 0 ऑर्डर रिएक्शन जो है वो इक्वेशन 3 को ओबे करता है, जो कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, यानी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की। तो इसलिए अगर हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ या प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा और उसकी स्लोप जो है नीचे की तरफ डिसेंड करेगी। स्लोप जो है वो यहाँ पे दिखाई गई है, वो माइनस के इक्वल होगी। तो जो स्लोप है माइनस के इक्वल होगी। तो ग्राफ हमने कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में ड्रॉ किया है। तो ये जो स्लोप है वो नीचे की तरफ डिसेंड कर रही है, पर ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। नेगेटिव स्लोप होने की वजह से इसको हमने ऐसे नीचे की तरफ शो किया। ये इसका पहला करेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, सेकंड करेक्टरिस्टिक फीचर है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड तो करता नहीं, उससे इंडिपेंडेंट है। तो इसलिए रेट और कॉन्सेंट्रेशन पे बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? आगे हम हाफ लाइफ पीरियड पे चलते हैं। हाफ लाइफ पीरियड होता है, इसे टी हाफ से लिखते हैं। ये ऐसा टाइम होता है जिसमें हाफ ऑफ द सब्सटेंस जो है वो रिएक्ट कर चुका होता है, जिसमें हाफ ऑफ द सब्सटेंस जो है वो क्या कर जाता है? रिएक्ट कर जाता है। उस टाइम को हम हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। लाइक आपके पास रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 10 मोल पर लीटर थी, तो आधे घंटे के बाद वो 5 मोल पर लीटर रह गई। तो वो जो आधा घंटा है दैट इज़ अ हाफ लाइफ। अच्छा चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके पास रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है, तो 10 मिनट के बाद वो 0.5 मोल पर लीटर रह जाती है। यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जब आधी हो जाती है, या जो भी कॉन्सेंट्रेशन आप अज्यूम करते हो या एक्सपेरिमेंटेशन के वक्त आप नोट करते हो, जब
एग्जैक्टली जितने टाइम में वो आधी रह जाए उस टाइम को हम हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। ठीक है, ओके। इसका मतलब कि हाफ लाइफ पीरियड के लिए जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ए है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाता है और टी को टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को मोलर कॉन्सेंट्रेशन ए को और टी इज इक्वल टी हाफ को रेट लॉ एक्सप्रेशन जो जीरो ऑर्डर का निकाला था के इज इक्वल टू 1/t ए नॉट माइनस ए में पुट कर दीजिए। पुट करेंगे तो क्या आएगा, के 1/t की जगह क्या आएगा, टी हाफ आएगा, ए नॉट रह गया माइनस ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू ए नॉट अपॉन 2 है, पुट कर दी। ये 1 ए नॉट है, ये हाफ ए नॉट है। हाफ ए नॉट को ए नॉट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाफ ए नॉट आ जाएगा। ये भी ए नॉट है, ये भी ए नॉट है। ठीक है, ये 1 है, ये हाफ है। 1 में से हाफ को माइनस करोगे तो हाफ ए नॉट आ जाएगा, तो ये हाफ ए नॉट हो गया और ये 1/t नॉट तो है ही है। तो k इज इक्वल टू 1/t हाफ इंटू ए नॉट अपॉन 2। या अब हमने टी हाफ का हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन निकालना है तो हाफ लाइफ को हम इस तरफ ले आते हैं, के को 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन आ गया टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k। तो इसका मतलब हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इसका मतलब हाफ लाइफ एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो एक पॉजिटिव ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा और ऊपर की तरफ जाएगा और उसकी जो स्लोप होगी 1/2k के इक्वल होगी, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ। पहले आप ये देख लीजिए, ये देख लीजिए ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे टी हाफ और ए नॉट के बीच में। ये टी हाफ है और ये ए नॉट है, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और इसकी स्लोप 1/2k है। स्लोप 1/2k क्यों है, क्योंकि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट हो गया, इसके बीच में ग्राफ बन गया स्ट्रेट लाइन का, तो साथ में जो 1/2k कांस्टेंट है वो स्लोप की वैल्यू हो गई, तो स्लोप जो है 1/2k के इक्वल हो गया। गॉट इट। आगे यूनिट्स हैं रेट कांस्टेंट k के ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो हम पहले भी निकाल चुके हैं कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए k के यूनिट क्या होते हैं, मोल पर लीटर पर टाइम। ठीक है, ये याद कीजिए, जो पिछली इमीडिएटली से पहले वाला वीडियो था उसमें हमने यूनिट्स ऑफ यूनिट्स जो थे वो रेट कांस्टेंट के निकाले थे। ठीक है, यूनिट्स निकाले थे रेट कांस्टेंट के ज़ीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए, लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए भी और गैसियस सॉल्यूशंस के लिए भी। तो वहाँ पे के का यूनिट मोल पर लीटर पर टाइम निकला था। यहाँ पे भी के जो है एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली के जो है मोलर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर अपॉन टाइम, तो टाइम ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मोल पर लीटर पर टाइम। अच्छा, अब मैं आपको एक नोट बताना चाहूँगा कि अज्यूम कीजिए कि आपके पास जो ये सारा एक्सप्रेशन है आपने सॉल्यूशन के लिए नहीं निकालना, गैसेस के लिए निकालना है, तो उसके लिए आपने एक्सप्रेशन जो है ज़ीरो ऑर्डर के लिए निकाला था सॉल्यूशंस के लिए, उसको गैसियस फॉर्म में लिखना है। तो ए नॉट को पी नॉट से सब्स्टिट्यूट कर देना है और ए की मोलर कॉन्सेंट्रेशन को पी ए से सब्स्टिट्यूट कर देना है, यानी कि पी नॉट जो है इनिशियल प्रेशर है और पी ए जो है प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट गैस ए आफ्टर टाइम टी।
गॉट इट। और हाफ लाइफ जो था लिक्विड सोल्यूशन में वो किसके इक्वल था, A0/2K, और यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड गैशियस फॉर्म में आ जाएगा P0/2K। यहाँ तक आपको क्लियर है। गैशियस फॉर्म के लिए ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट K को निकालने का एक्सपेरिमेंट करते वक्त ईजियर मेथड होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम ये जल्दी जल्दी ऑब्टेन नहीं कर पाते, इसलिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ेंगे। और हाफ लाइफ पीरियड जो है वो आपको बता दिया कैसे निकालना है, ठीक है। आगे एक नोट नंबर 2 है। अगर रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाए, यानी कि रिएक्टेंट पूरी तरह से फिनिश हो जाए, तो हमारे पास जो ये कॉन्सेंट्रेशन A है रिएक्टेंट की, वो तो फिनिश हो जाएगी। तो फिर ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके इक्वल हो जाएगा, K = 1/T × A0, या T को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 100% रिएक्शन जब कंप्लीट होता है A0/K, ये ज़ीरो ऑर्डर के लिए है। ये आपने MCQs के लिए इसको एक्सप्रेशन को ही लर्न करना है, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही अगर 75% रिएक्शन कंप्लीट हो, जैसे पीछे हमने कहा था अगर 50% रिएक्शन कंप्लीट हो तो T½ A0/2K के इक्वल है। एक ये तो ड्राइव करना था। अगर रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाए, रिएक्टेंट पूरी तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो ये T 100% = A0/K के इक्वल है। अगर 75% रिएक्शन कंप्लीट हो तो वो 1.5 हाफ लाइफ के इक्वल होता है। ये ज़ीरो ऑर्डर के लिए है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये अलग होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है? आई एम श्योर कि यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बेटा आगे मैं एक इसका ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का आपको न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूँ। इसमें कहा गया कि एक गैस है, वो कैटलिस्ट के सरफेस पे पड़ी है और उस गैस की डिकम्पोजिशन हो रही है, मतलब गैस डिसोशिएट कर रही है, ठीक है। रिएक्शन नहीं बताया हुआ, और गैस का प्रेशर डिफरेंट टाइम पे बताया गया। T/S इसका मतलब है टाइम इन सेकेंड। 0 सेकेंड पे, 100 सेकेंड पे, 200 पे, 300 पे। प्रेशर इन पास्कल, P/PA का मतलब है प्रेशर पास्कल में दिया है। जब टाइम 0 सेकेंड था तो इनिशियल प्रेशर पास्कल में 5 × 10³ पास्कल था। 100 सेकेंड के बाद प्रेशर डिक्रीज होके 4.2 × 10³ हो गया। 200 सेकेंड के बाद 3.4 × 10³ हो गया। 300 सेकेंड के बाद प्रेशर जो है 2.6 × 10³ हो गया। आपने इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ निकालना है। तो ये गैसेस के लिए रिएक्शन है। रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन अभी मैंने आपको इसी वीडियो में बताया, K = 1/T स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर P0, यानी कि इनिशियल प्रेशर माइनस प्रेशर आफ्टर टाइम T। तो अब हम यहाँ पे ले लेते हैं टाइम, एक ऊपर हेडिंग ले लेते हैं टाइम सेकंड्स में, और ये एक्सप्रेशन हमने यूज़ करना है। जब टाइम 100 सेकेंड होगा तो क्या लिखेंगे, K = 1/100। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अब 0 सेकेंड पे 5 × 10³ ही रहेगी, तो 5 ले लिया, और 100 सेकेंड के बाद 4.2 × 10³ है, तो 5 - 4.2, ये भी 10³ है, ये भी 10³ है, इसको कॉमन ले लिया पास्कल में, और ये जो टाइम है सेकंड में है, तो ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, यूनिट पास्कल पर सेकंड हो जाएगा। 5 में से 4.2 को माइनस करोगे 0.8 आ जाएगा। 0.8 × 10³ को 100 से डिवाइड करोगे तो 8 पास्कल पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है।
ये आपने 100 सेकंड के बाद रेट कांस्टेंट के निकाला। अब 200 सेकंड के बाद क्या करना है कि ये जो 1/t है 1/200 कर दीजिए। 5 माइनस 200 सेकंड के बाद जो प्रेशर है 3.4 इंटू 10⁻³ है, तो 5 माइनस 3.4 कर दीजिए। 10⁻³ कांस्टेंट ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे भी के इतना ही आएगा। ऐसे 300 सेकंड के लिए भी के जो है 8 पास्कल पर सेकंड आएगा। चूँकि के तीनों केसेस में 100 सेकंड, 200 सेकंड, 300 सेकंड के बाद 8 पास्कल पर सेकंड, 8 पास्कल पर सेकंड, 8 पास्कल पर सेकंड आ रहा है, तो चूँकि ये कांस्टेंट आ रहा है तो इसका मतलब ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो हमने रेट कांस्टेंट 8 पास्कल पर सेकंड निकाल लिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 निकाल लिया, और अब हमने हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। तो हाफ लाइफ पीरियड निकालने के लिए मैंने आपको इसका एक्सप्रेशन अभी जस्ट 5 मिनट पहले बताया कि गैसेस के केस में हाफ लाइफ पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या है, टी हाफ इज इक्वल टू पी नॉट यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 2K। तो न्यूमेरिकल में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की बजाय इनिशियल प्रेशर, क्योंकि गैस है ना, तो इनिशियल प्रेशर हमें गिवन है 5 इंटू 10⁻³ पास्कल और 2, और के हमने अभी निकाला पिछले पेज में 8 पास्कल पर सेकंड। पास्कल और पास्कल कट जाएगा, पर सेकंड ऊपर चला जाएगा, सेकंड हो गया, सॉल्व करेंगे तो 312.5 सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? तो 2 न्यूमेरिकल्स मैंने आपको खुद से सॉल्व करने के लिए दिए हैं, 1 और 2, तो ये भी इसी थीम पे आपने करने हैं। थोड़ा सा आप माइंड यूज़ करेंगे तो ये न्यूमेरिकल आपके निकल जाएंगे, नहीं तो आपको जो रेफरेंस बुक लगाई हुई है उसकी हेल्प से ये न्यूमेरिकल आप निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम आएगी तो डेफिनेटली मैं ही सॉल्व कराऊंगा आपकी, लेकिन सिर्फ 2 ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। कल आपको ये एक असाइनमेंट मिलेगी, लेकिन इसकी अगर कोई न्यूमेरिकल में से कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन लेट मी नो, राइट। सो आज का लेक्चर इतना ही है। तो सैटरडे मैं आपको असाइनमेंट इसलिए दे रहा हूँ कि संडे और सैटरडे एक तो आप अपना जो होमवर्क है वो कंप्लीट कर सकते हैं और एक असाइनमेंट जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। मंडे हमने यानी कि आई मीन टू से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे जो भी नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो रिस्पेक्टिव ऑफ द डे अगर मैं कोई डे बोलता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि उसी डे में, क्योंकि बीच में कई बार आपकी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो वो लेक्चर ऐसे आगे पीछे हो जाता है, तो वो डे शायद उस डे पे आपको वीडियो नहीं जा पाती। तो डेज मत मैटर कीजिए, आपके लिए मैटर नहीं होने चाहिए, आपके लिए ये मैटर होना चाहिए नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए असाइनमेंट है और उससे नेक्स्ट लेक्चर हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच आपके कॉपरेशन के लिए, आई एम थैंकफुल टू यू। बट कहीं कहीं पे कोई बच्चा जो है अपना होमवर्क जो है वो डिपॉजिट नहीं करा रहा, वो आप ज़रूर सबमिट कीजिए। अगर आप होमवर्क सबमिट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता चल पाएगा कि आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे। गॉट इट बच्चा? थैंक यू वेरी मच, वी कॉल इट अ डे। लव यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू।